हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्फीति के प्रभाव यानी कि इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि जो इन्फ्लेशन है यानी कि स्फीति है, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या अर्थव्यवस्था में पड़ते हैं, क्या लोगों पे पड़ते हैं, किस तरह से जो सैलरी होल्डर है उन पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं और जो उत्पादक वर्ग है उन पे क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो ये सब हम इस वीडियो के अंतर्गत जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि इन्फ्लेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि जो ये इन्फ्लेशन है यानी कि स्फीति है, इसके क्या प्रभाव होते हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, इसको हम समझते हैं एक एक करके। जो इन्फ्लेशन है, अगर मैं संक्षेप में कहूं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन वह होता है जब मार्केट में मुद्रा का प्रसार यानी कि पैसे का प्रसार बहुत अधिक होता है, जिसके चलते वस्तु और सेवाओं की जो कीमतें हैं वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है और जो प्रोडक्शन है वो चाहे गुड्स का देखे वो चाहे सर्विसेज का देखे, वो प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है। यानी कि सप्लाई कम होती है लेकिन डिमांड अधिक होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, जिसके चलते जो कीमतें हैं वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। ये होती है इन्फ्लेशन, अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो। ये तो क्लियर हो गया कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन यानी कि अगर मैं दोबारा रिपीट करूं कि गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कहीं ज़्यादा होती है लेकिन उनकी जो सप्लाई है वो बहुत ही कम होती है और उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। ये होता है इन्फ्लेशन। अब हम इसके बाद ये समझेंगे कि जो ये इन्फ्लेशन है इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या लोगों पर पड़ता है, किस तरह से प्रभाव पड़ता है और किस किस तरह के ये प्रभाव देखे जा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं एक एक करके सिलसिलेवार। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्फीति है, जो इन्फ्लेशन का जो प्रभाव है, वो ऋणी तथा ऋणदाता, इनमें क्या प्रभाव पड़ता है। जब कोई भी व्यक्ति किसी से उधार लेता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे ऋणी कहते हैं, और जो व्यक्ति उधार देता है उसे ऋणदाता कहते हैं। तो इन्फ्लेशन में होता क्या है, इन्फ्लेशन में यह होता है जो उधार देता है उसको होती है हानि, यानी कि उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब उसने पैसा दिया है तो उस समय तो उतनी महंगाई नहीं थी, लेकिन जब इन्फ्लेशन हुआ है तो उस दौरान किस तरह से जिस व्यक्ति ने उधार लिया है अगर वो वापस लौटाएगा तो वो तो उतना ही पैसा लौटाएगा जितना उसने उस समय लिया था। और जब उस दौरान जो ये इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के दौरान तो महंगाई बढ़ गई है। अब जिस व्यक्ति ने उधार लिया है, जो व्यक्ति ऋणी होगा उसको लाभ होगा। यानी कि इसको ऐसे समझिएगा, माना किसी व्यक्ति ने 500 रुपए लिया है और इस 500 रुपए को जब इसने लिया है उस समय महंगाई बिल्कुल भी नहीं थी, यानी कि सामान्य थी। और जो व्यक्ति उधार ले रहा है और इसने लौटाया इन्फ्लेशन के टाइम, जब मार्केट में इन्फ्लेशन है यानी कि महंगाई बढ़ गई, हर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कहीं ज्यादा है, तो महंगाई के दौरान जब वो वापस लौटाता है तो वो तो 500 रुपए ही लौटाएगा। ऐसा नहीं है कि जो महंगाई रेट है उसके साथ वो वापस लौटाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो ऋणदाता होता है, जो ऋण देता है, उसको होती है हानि, और जो ऋणी होता है, जो उधार लेता है, उसको होता है इन्फ्लेशन से लाभ। और दूसरा है वेतनभोगी। जिन लोगों की निश्चित आय होती है उन लोगों को इन्फ्लेशन से हानि होती है क्योंकि इनकी आय स्थिर होती है।
और किस तरह से जब वो इन्फ्लेशन से महंगाई बढ़ती है और इन लोगों की निश्चित आय है, निश्चित वेतन है, तो ऐसे में महंगाई बढ़ने के साथ साथ इनके वेतन में वृद्धि नहीं हो रही है। वेतन में वृद्धि होगी तो वो एकदम से वृद्धि नहीं होगी। तो इस तरह से इन्फ्लेशन से जो वेतन भोगी है, जिनकी आय निश्चित होती है, उनको हानि होती है इन्फ्लेशन से। और अगला है मजदूर वर्ग। जो ये मजदूर वर्ग है, मजदूर वर्ग को किस तरह से इन्फ्लेशन से एक वर्ग तो लाभ में होता है और दूसरा वर्ग हानि में होता है। तो इसको देखते हैं कि कौन सा वर्ग लाभ में होता है। जिन मजदूर वर्गों की यूनियन होती है, स्ट्रॉन्ग यूनियन होती है, तो वो यूनियन क्या करती है, जब इन्फ्लेशन होता है, महंगाई बढ़ती है, तो वो हड़ताल करते हैं, धरना करते हैं और अपनी जो मजदूरी है वो बढ़ाने पर वो मालिकों पर, फर्म संचालकों पर वो दबाव बनाते हैं, जिसके चलते इन्फ्लेशन के साथ साथ इनकी मजदूरी भी बढ़ती है। तो ऐसे में इन लोगों को होता है इन्फ्लेशन से लाभ। लेकिन जो मजदूर वर्ग जिनकी स्ट्रॉन्ग यूनियन नहीं है, कोई मजदूर यूनियन का सदस्य नहीं है, तो ऐसे में उनकी जो इन्फ्लेशन के दौरान जो मजदूरी है वो नहीं बढ़ाई जाती है। तो ऐसे में उन लोगों को होता है इन्फ्लेशन से हानि। तो इस तरह से ये मजदूर वर्ग पर इन्फ्लेशन का प्रभाव पड़ता है। और अगला है इक्विटी धारक या निवेशक। यानी कि ये क्या है, जब एक कंपनी में कोई व्यक्ति उसका शेयर खरीदता है, यानी कि कुछ एक हिस्से का वो मालिक बन जाता है, तो उसको किस तरह से इन्फ्लेशन के दौरान लाभ होगा। जाहिर सी बात है, महंगाई के साथ साथ जिस कंपनी का किसी व्यक्ति ने शेयर लिया है, जिसमें उसने निवेश किया है, तो उस कंपनी की वैल्यू भी बढ़ेगी, वो भी प्रोडक्शन कर रही है, और जब कीमतें बढ़ेगी तो वो उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होगी वो कंपनी। तो ऐसे में महंगाई बढ़ने के साथ साथ उस कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। जब कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, जो जिस व्यक्ति ने उस कंपनी में निवेश किया है, तो उसको भी लाभ होगा। तो जाहिर सी बात है, जो इक्विटी धारक है, जो निवेशक है, उसको इन्फ्लेशन से लाभ होता है। और अगला है व्यापारी वर्ग। जो व्यापारी वर्ग होता है, किस तरह से वो उत्पादन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। जब कीमतें लगातार बढ़ती जाती है तो वो व्यापारी वर्ग उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होता है, जिससे कि वो अधिक से अधिक लाभ कमा पाता है, क्योंकि कीमतें मार्केट में बढ़ रही है। तो इस तरह से इन्फ्लेशन से जो व्यापारी वर्ग है उसको लाभ होता है। तो व्यापारी वर्ग भी इन्फ्लेशन से वो लाभान्वित होगा। और अगला है कृषक। जो कृषक है, कृषक को हम 3 स्तरों में डिवाइड करते हैं। एक तो है जो जमींदार है, जिसकी जमीन है, जो जमीन का मालिक है, लेकिन वो खुद कृषि नहीं कर रहा है, खुद खेती नहीं कर रहा है। तो ऐसे में उस जमींदार को किस तरह से इन्फ्लेशन से हानि होगी, क्योंकि जो लगान है वो निश्चित है, वो बढ़ नहीं रहा है इन्फ्लेशन की वजह से। तो ऐसे में जमींदार को जो इन्फ्लेशन से वो हानि होगी। और जो कृषक खुद खेती कर रहा है उसको लाभ होगा, क्योंकि वो उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होगा, और जो उसकी उत्पादन करने के दौरान जो लागत है उसमें वृद्धि ज्यादा नहीं हो रही है, लेकिन कीमतें लगातार वृद्धि कर रही है उत्पादन की। तो ऐसे में जो किसान खुद खेती कर रहा है उसको लाभ होगा। और तीसरा वो है जो कृषि मजदूर है। कृषि मजदूर को इन्फ्लेशन से हानि होगी, क्योंकि उसकी जो उपभोग की वस्तु है वो लगातार बढ़ती जा रही है और वो मजदूरी कर रहा है। तो ऐसे में इन्फ्लेशन से जो कृषि मजदूर है उसको हानि होगी। तो इस तरह से ये कृषक पर प्रभाव पड़ेगा इन्फ्लेशन का। और अगला है
संसाधनों का कुआवंटन, ये कैसे होता है? जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन में किस तरह से कीमतें लगातार बढ़ती जाती है। तो ऐसे में हर एक उत्पादक वर्ग अधिक से अधिक लाभ कमाने की होड़ में लगा रहता है। तो ऐसे में वो सारे के सारे संसाधनों को इस तरह से एक जगह लगाता है जहां से उसे अधिक से अधिक प्रॉफिट मिल सके। तो ऐसे में कई बार ये देखा जाता है कि जो आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में जो संसाधन लगे हुए होते हैं वहां पे कमी हो जाती है। तो ऐसे में इन्फ्लेशन की वजह से पूरा का पूरा संसाधनों का कुआवंटन हो जाता है, जिससे कि अर्थव्यवस्था को एक खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इस तरह से ये संसाधनों का कुआवंटन होता है इन्फ्लेशन की वजह से। और अगला है वस्तुओं की गुणवत्ता में कमी। ये जाहिर सी बात है, जब कीमतें लगातार बढ़ती जाएगी तो लोग जो उत्पादन प्रक्रिया में लगे हुए हैं वो अधिक से अधिक लाभ कमाने की होड़ में लगे रहेंगे। तो ऐसे में वो कई बार ऐसे शॉर्टकट रास्ते अपनाने लगेंगे जो उनको अधिक से अधिक प्रॉफिट दे सके। तो कई बार वो मिलावटी सामग्री बेचते हैं, निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री बेचते हैं, जिससे कि हम ये देखते हैं कि किस तरह से इन्फ्लेशन का ये इफेक्ट पड़ता है, किस तरह से वो मिलावटी और निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुओं को बेचते हैं। तो इस तरह से ये इन्फ्लेशन का ये प्रभाव देखा जाता है। और अगला है जमाखोरी और कालाबाजारी। जब कीमतें बढ़ेगी तो लोग किस तरह से बहुत सी वस्तुओं को वो स्टॉक करके रखेंगे। जब वो बहुत ज्यादा बहुत तेजी से उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसके प्राइस बढ़ेंगे, तो वो कालाबाजारी के रूप में वो उसको बेचते हैं। तो इस तरह से इन्फ्लेशन किस तरह से वो जमाखोरी और कालाबाजारी को भी बढ़ावा देता है। तो ये इन्फ्लेशन का इफेक्ट देखा जा सकता है। और अगला है बचत में कमी। जब कीमतों में वृद्धि होगी तो किस तरह से लोग जो वो उपभोग कर रहे हैं, उपभोग पर वो ज्यादा खर्च करेंगे और बचत नहीं कर पाएंगे। जब बचत नहीं कर पाएंगे तो इससे क्या होता है, हमारा इन्वेस्टमेंट भी प्रभावित होता है, निवेश कम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, जिससे कि किस तरह से जो पूंजी का सृजन है वो भी नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से बचत में कमी आती है जब इन्फ्लेशन होता है, जब लगातार कीमतें बढ़ने लगती है तो लोग बचत नहीं कर पाते, जिससे कि जो निवेश है वो भी प्रभावित होता है। और अगला है विदेशी पूंजी में रुकावट। विदेशी पूंजी में रुकावट किस तरह से होती है, जब हमारे देश में इन्फ्लेशन होगा और कीमतें लगातार वृद्धि करने लगेगी तो ऐसे में जो बाहर से दूसरे देश से जो निवेशक होंगे, जो निवेश करेंगे, वो कहीं ना कहीं हिचकिचाएंगे। वो निवेश करने से पहले वो 10 बार सोचेंगे, क्योंकि हमारे देश में उत्पादन में जो लागतें हैं वो कहीं ज्यादा आएगी, जिससे कि उनको जो बाहरी निवेशक है उनको कम प्रॉफिट मिलेगा। तो ऐसे में विदेशी पूंजी में एक तरह से रुकावट आती है इन्फ्लेशन के दौरान। और अगला है सट्टेबाजी को बढ़ावा। इन्फ्लेशन के दौरान जब कीमतें लगातार वृद्धि करने लगती है तो किस तरह से लोग अधिक से अधिक लाभ कमाने की होड़ में रहते हैं और किस तरह से लोग एक ऐसा शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहते हैं जिससे कि उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिल सके, क्योंकि इन्फ्लेशन के दौरान कीमतें लगातार वृद्धि करने लगी है। तो ऐसे में लोग सट्टेबाजी के उसमें चुंगल में आने लगते हैं, वो सट्टेबाजी के तहत वो अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं। तो इस तरह से जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन सट्टेबाजी को भी बढ़ावा देता है। तो इस तरह से ये इन्फ्लेशन के प्रभाव है, इन्फ्लेशन की इफेक्ट है कि किस तरह से लोगों पर पड़ते हैं, लोगों की इनकम पर पड़ते हैं, उत्पादन प्रक्रिया पे पड़ते हैं, किस तरह से ये अलग अलग इफेक्ट देखे जा सकते हैं इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन के द्वारा ये सब प्रभाव हम देख सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत स्फीति के प्रभाव यानी कि इन्फ्लेशन के इफेक्ट को समझा है, एक एक करके समझा है।
बड़ी ही बारीकी से समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।